आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शिखा सोनी, डीएसपी महिला अपराध ग्वालियर, श्रीमती रश्मि भदौरिया जी, महिला थाना प्रभारी, श्रीमती सबा रहमान, महिला थाना काउंसलर एवं हाई कोर्ट मीडिएटर हमारे बीच में आ चुकी हैं। और मैम, मैं थोड़ा सा और बताऊं, जैसा ये कार्यक्रम चल रहा है ऐसे ही विक्रांत विश्वविद्यालय में समय समय पर हमारे पास में थाना है, वहां से आते रहते हैं राहुल अहिरवार जी। जो पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर था और बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा। पूरा मध्य प्रदेश जो मॉडल था, पूरे भारतवर्ष में उसकी चर्चा हुई। उस चर्चा के आधार पर ये दूसरा अभियान जो चला है, अभियान मुस्कान, उसी को लेकर चला और मैं उसमें एज ए वॉलंटियर रहा। मैंने उनके साथ रहा, जगह जगह गांव गांव गए, हम लोगों ने समझाया कि इसको कैसे करना है। बड़े अच्छे उसके परिणाम रहे और विक्रांत विश्वविद्यालय इस चीज को लेकर और 4 कदम आगे जा पहुंचा। हमने एक विधि संवाद प्रोग्राम किया। विधि संवाद प्रोग्राम में जिसके मुख्य अतिथि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज श्री जे.के. महेश्वरी जी रहे। 6 जजेस हमारे एमपी हाई कोर्ट के रहे। लगभग 200 जजेस जितने भी ये 4-5 हमारे डिस्ट्रिक्ट आसपास के हैं उसके रहे और पूरे भारतवर्ष के बच्चे रहे। उनका भी एक मोटिव था कि ऐसी पहल हर एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए और विक्रांत विश्वविद्यालय ने उसकी जिम्मेदारी ली। हमने वो विधि संवाद किया और वो विधि संवाद एक नया मैसेज लेकर गया, मध्य प्रदेश की धरती से लेकर गया और गलव ऋषि की भूमि से लेकर गया कि जब तक बच्चे अवेयर नहीं होंगे हम किसी भी क्राइम को नहीं रोक सकते हैं। तो ये सभी बच्चे, मैं बच्चों की तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि ये बच्चे वॉलंटियर बनेंगे और आपका राइट एंड लेफ्ट हैंड बनकर इस कार्यक्रम को जरूर सफल बनाएंगे। मैं निवेदन करता हूं ऑनरेबल चांसलर सर से कि श्रीमती शिखा सोनी जी को डीएसपी महिला अपराध को ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव, एक सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। तालियों की आवाज नहीं आई, ये विक्रांत के नहीं बैठे, ज्यादा सीरियस हो गए। मुझे यकीन है बहुत अच्छे वॉलंटियर्स बनेंगे और बहुत सीरियस है इस प्रोग्राम को लेकर, होना भी चाहिए। ये जिस प्रोग्राम की मैंने अभी चर्चा की मैडम, विधि संवाद, इसको मैं निवेदन करता हूं श्रीमती रश्मि भदौरिया जी से, महिला थाना प्रभारी, और इनका स्वागत हमारे एमडी सर श्री अविनाश मिश्रा जी। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती सबा रहमान जी से, महिला थाना काउंसलर एवं हाई कोर्ट मीडिएटर श्री आनंद सिंह बिसेन जी, ये टोकन ऑफ लव देकर मैडम का स्वागत करें। मैडम पिछले काफी समय से विक्रांत विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और विश्वविद्यालय तो अभी हम बन पाए हैं, जब से कॉलेज था तब से मैडम आ रही हैं, सेवाएं दे रही हैं और मार्गदर्शन कर रही हैं। मेरा निवेदन है ऐसे भी मार्गदर्शन आगे भी चलता रहेगा। मैं निवेदन करता हूं सुबोध सर से, डॉक्टर सुबोध दुबे जी, सुश्री अर्चना शर्मा जी, महिला थाना काउंसलर और हाई कोर्ट एडिटर मैम, मीडिएटर। अच्छा, मैं निवेदन करता हूं ऑनरेबल चांसलर सर से कि आशीर्वाद के रूप में सर आप आशीर्वचन दें और इसके बाद में कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो। ग्वालियर पुलिस के इस अभिनव प्रयास मुस्कान अभियान के अंतर्गत ग्वालियर पुलिस की मातृ शक्ति, महिला शक्ति के रूप में हमारे पास 4 महिलाएं विद्यमान हैं। एक डीएसपी हैं, एक
नगर निरीक्षक हैं और 2 काउंसलर और हाई कोर्ट के मीडिएटर भी। ये हमारी बेटियों को सुरक्षा का अधिकार देने के लिए यहाँ पर है। विक्रांत की अपनी परिभाषा है कि शिक्षा एक चरित्रवान एवं स्वावलंबी नागरिक तैयार करे। एक कहीं न कहीं बेटियों के मन में असुरक्षा का भाव रहता है, क्योंकि महिला अपराध की संख्या आंकड़ों में बढ़ रही है। मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मध्य प्रदेश शासन की और ग्वालियर पुलिस की कि आज हमारे परिसर को आपने चयन किया और हमारे बालक और बालिकाओं को उस न्याय संबंधी या साइबर अपराध या कहाँ हमारी बेटियां फंस जाती हैं, इमोशंस में, संवेदना में या अज्ञानता में, तो हमारे बालक बालिकाएं दोनों ही यहाँ पर उत्सुक हैं आपके उद्बोधन के लिए, सुनने के लिए और यह समझने के लिए कि ये साइबर अपराध आजकल तो बड़े दबे पांव आ जाते हैं। अपराध पहले आमने सामने होता था हमारे टाइम पे, अब पता नहीं लगता कि हमारे साथ अपराध कब घटित हो गया, ये मोबाइल के रूप में। कई बच्चे हमारे फंस जाते हैं उसमें और फिर जब लुट-पिट जाते हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, सामाजिक अपराध हो या आपके व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ हो, ये साइबर क्राइम बहुत अनर्थकारी हो गया है। लेकिन ये हमारे लिए विज्ञान का एक स्रोत भी है, डेली नॉलेज लेने का भी एक स्रोत है। तो जहाँ जहाँ विज्ञान का विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है। इसलिए उन विनाश की चीज़ों से बचने के लिए हमारी ये बहनें आपको बहुत विस्तार से बताएंगी, क्योंकि अपराध को ही ये डील करती रही हैं। और बेटियां हमारी जितनी बैठी हुई हैं वो उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि अपने मन की कोई भी शंकाएं कुशंकाएं हों वो ज़रूर अपने वरिष्ठों से पूछें, ताकि आपको हर वक्त न्याय के दरवाजे खुले मिलें। चूंकि पहले भी विलंब हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मंच समर्पित करता हूं अधिकारियों को कि जिस प्रयोजन से आए हैं वो प्रयोजन आपका प्रारंभ हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती शिखा सोनी जी से, महिला शक्ति के रूप में विराजमान, आज बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आपके बीच में। गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, काफ़ी विलंब हो गया हम लोग के लिए। हम लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे थे बट थाने में थोड़े व्यस्त हो गए थे, इस वजह से नहीं आ पाए। आदरणीय चांसलर, सभी स्टूडेंट्स, हमारा ये पुलिस मुख्यालय का एक अभियान चलाया जा रहा है, मुस्कान जागरूकता अभियान। उसका उद्देश्य है कि जो अपराध बालक बालिकाएं हैं, नाबालिग, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके आसपास मोहल्ले में कई बच्चे होंगे, उन बालक बालिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? परिवार, समाज की होती है, हमारी होती है। ये हमें जानना चाहिए। तो ये जो मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य है कि जो नाबालिग बालक बालिकाएं हैं, कई बार गुस्से में आके, किसी के बहकावे में आके या जबरदस्ती कोई उठा के ले जाता है, फोर्सफुली उनको ले जाता है, तो उन बच्चों को कैसे इनसे बचाया जाए। और दूसरी ओर एक अभियान चल रहा है कि उन बच्चों को वापस लाने का। तो आपके यहाँ पे एक मैंने बहुत से जिलों में काम किया है, बट यहाँ पे मैंने देखा है लड़कों की संख्या भी अधिक है। इतना मैंने बालकों को जाते हुए नहीं देखा। तो आपके यहाँ पे जितनी बच्चियां गई हैं, बच्चे भी उतनी ही संख्या में जा रहे हैं। कई बार रहता है अपने माता पिता से रूठ के चले जाते हैं, कई बार रहता है किसी के दबाव में आके चले जाते हैं, या तीसरा रहता है कि बहलाने फुसलाने में कोई लालच दे देता है कि चलो अपन बाहर रहते हैं, बाहर काम करेंगे, हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपको ये दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे। तो उस बहकावे में आके बच्चे चले जाते हैं, चाहे वो लड़का जाए या लड़की। जब हम उनको दस्तयाब करते हैं, जैसे हमारी कई टीमें हैं, महाराष्ट्र गई हैं, यहाँ वहाँ गई, जब हम उनको लेके आते हैं ना बच्चों को, तो हमें पता चलता है कि कितनी तरह के अपराध उन बच्चों के साथ होते हैं, जिसकी शायद कल्पना वो लोग कभी नहीं करते। जब आपके कोई भी बच्चा इस समाज से, अपने घर परिवार से दूर होके जाता है ना, तो उसको भी नहीं पता रहता कि किस तरह के अपराध उससे होंगे, वो कितने चैनल्स को पार करेगा, लड़कियां कितनी बार लोगों से प्रताड़ित होंगी, कितना दुष्कर्म होगा उनके साथ, उनको भी नहीं पता रहता। वहीं जो बच्चे रहते हैं, लड़के जो बालक जाते हैं, तो कई बार उनको नौकर बना के काम लिया जाता है, या आप लोग भी अखबारों में सुनते आए होंगे कि कई तरह के होते हैं, रैकेट चलते हैं बेच के
कई तरह के जो रहते हैं शारीरिक अंग बेच दिए जाते हैं या कई तरह के अपराध होते हैं। तो ये दोनों तरीकों से लड़के और लड़की दोनों के लिए बहुत हानिकारक रहता है कि वो अपनी सेफ्टी जोन कौन सा होता है, कौन सा होता है, टू वे कन्वर्सेशन रखना। सेफ्टी जोन कौन होता है? अपने घर का। जैसे बच्चे हो तुम लोग, कौन सा है? एक तो आपके माँ बाप जहां आप घर में रह रहे हो, दूसरा कौन सा है? जहां आप पढ़ रहे हो। ठीक है, दो आपके सेफ जोन है जहां पे आप रह रहे हो। जब भी कोई बच्चा उस सेफ जोन से बाहर जाता है तो एक बहुत ही खुला माहौल मिलता है उसे। उस खुले माहौल में कई तरह के अपराधी मिलते हैं और ये आपराधिक मानसिकता वहीं से शुरू हो जाती है जहां से कोई दबाव नहीं रहता। तो आप लोग बड़े बच्चे हो, नाबालिग तो कोई नहीं होगा इसमें, नहीं है ना? तो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, आपके परिवार समाज में भी होंगे, आपके नाते रिश्तेदार भी होंगे। तो आपकी जवाबदारी बनती है कि उन बच्चों को समझाया जाए। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी भी तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं तो उस डाइवर्सन को हटा के उनको बताना चाहिए कि आपके विरुद्ध क्या क्या अपराध हो सकते हैं। हमारी प्राथमिक जवाबदारी है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, अपने समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं। जब हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम 100% लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो बच्चा जाएगा तो अपने घर में बात करेगा, अपने रिश्तेदारों से बात करेगा, परिवार समाज में बात करेगा, तो ये बात एक से कई लोगों तक पहुंच जाती है। इन जागरूकता अभियान का उद्देश्य ये होता है कि कई लोगों तक हम पहुंचा सके उस बात को। जैसे आज आप लोग जाओगे अपने घर में बताओगे, कुछ नाते रिश्तेदार हैं उनको बताओगे, तो ये कई तरह से कई लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहता है कि इस तरह से जो बच्चियां गायब होती हैं उसमें कई तरह की घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं। तो उस पर रोक सिर्फ इसी तरह से लगती है कि वो जागरूक कैसे हो। कि अभी क्या चल रहा है, 2-3 तरह का चल रहा है। जैसे आपके ग्वालियर में फोर्सफुली भी चलता है। अपने पिछले समय में मैं तो नहीं थी, कोई बच्ची को मिर्च मार के ले गया था आंखों में, फोर्सफुली ले गया था बच्चे को, है ना, मुरार से। आपके अभी यहाँ पे ये बड़ा गांव तरफ भी एक घटना हुई थी, एक 3 साल का बच्चा गायब है, अभी तक नहीं मिला है, मोहनपुर का। तो मतलब इस तरह से भी होता है। जो हाईवेज वाले गांव हैं, हाईवेज वाली बस्तियां हैं, उसमें पता भी नहीं चलता कौन सा ट्रक रुका है, कौन से बच्चे को उठा ले गया, क्योंकि हमें भी नहीं पता चलता। पुलिस भी बहुत प्रयास करती है, तो इतने बच्चों को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है बहुत, इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि ना तो वो बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, ना वो ये बता सकते हैं, ना मोबाइल आइडेंटिटी कुछ नहीं कर पाते। ये मोहनपुर का बच्चा अभी भी हमें सफलता नहीं मिल पाई है उसमें, है ना। तो ये बहुत होता है, या फोर्सफुली उठा के ले जाए, हर जगह ही चलता है, बट यहाँ पे मैंने इस 2 महीनों में काफी केसेस देख लिए हैं। तो इसमें से क्या बचाव रखना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे की जवाबदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, ये अपने जो छोटे बच्चे हैं। और एक दूसरा चलता है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग की एज में तो आप काफी बड़े हो, लेकिन ये चलता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, चलो वहां पे ले चलते हैं। इस तरह से बच्चों को ले जाते हैं। या स्कूल के बाहर बच्ची पहुंची, आपके पिताजी वहां पे बाइक में खड़े हैं, आ जाओ, ऐसे करके ले जाते हैं, यह धोखाधड़ी करके। तीसरा रहता है कि कोई किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आ गया, स्कूल कॉलेजेस में, कोचिंग में, या फिर आसपास में रहने वाले, तो उसके बहकावे में आके कि चलो अपन बाहर रहते हैं, इस तरह की लाइफ जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तीसरा ऐसा रहता है बहला फुसला के बच्चों को ले जाना। अब आप लोग के लिए आप लोग के समय सबसे ज्यादा खतरा कैसे है? अब आप लोग के हिस्से की बात कर लेती हूँ, ये मैंने बच्चों की कर ली। बताओ, किसी को पता है सबसे ज्यादा खतरा आपको किससे है? मोबाइल से। ये पहले जो चोरी वोरी होती थी, कैसे होती थी? आदमी आएगा, घर में जाएगा, ताले तोड़ेगा, पर आपका पूरा पैसा अब कहाँ है? इसी में है ना, पूरा पैसा मोबाइल में है। आपकी पूरी फोटोज, आपकी पूरी जानकारी कहाँ है? मोबाइल में है ना। तो जितना इसका सदुपयोग है ना, उतना ही ज्यादा दुरुपयोग भी है। आपका जो एनिमी है ना, जैसे कि सर ने बताया, जो आपका दुश्मन है कैसा है? हिडन है, दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। आप किसी से बात कर रहे हो सकता है वो गाजियाबाद में बैठा हो, कहाँ बैठा होगा? गाजियाबाद में बैठा होगा, कहीं और बैठा होगा, ठीक है, आपको भी नहीं पता कौन है वो। अपनी आइडेंटिटी यहीं की बता रहा है, ग्वालियर की, भिंड की, मुरैना की। आप उससे कंटिन्यू कन्वर्सेशन में हो, फिर वो बोल रहा है चलो दिल्ली चलते हैं, चलो ये चलते हैं, अपनी फोटोज अवेलेबल करा लो। फोटोज AI का टाइम है, आपको भी पता है कि आपकी फोटो को कैसे कर देंगे वो, ठीक है। आपके यहाँ का एक अपराध मैं बताती हूँ कि एक लड़के से पैसे लेने का वो हुआ कि इतने पैसे उधार लिए, फिर वो देते 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 कई पैसे उसको उधार दे दिए। जब वो पैसे मांग रहा था तो उसने पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो उसने ये बोला कि मैं तुम्हारे बॉस को तुम्हारी फोटो दे दूंगा। उसकी कुछ उसने ऐसी फोटो बना ली
तो वो फोटो उसने उसके बॉस को भेजना शुरू कर दिए कि अब तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हारे बॉस को ऐसी फोटो भेजूंगा। फिर उसके बाद ये चलता रहा, बॉस उस पर चिड़चिड़ाए कि तुम्हारी उल्टी सीधी फोटोज मेरे पास क्यों आ रही हैं। फिर उसने बॉस की फोटो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वो आपस में कनेक्टेड थे कि उसके पास पूरे मोबाइल थे, पूरे नंबर थे उसके बॉस के, परिवार के। तो क्या है, ये नहीं है जरूरी कि लड़की ही उसमें परेशान हो रही है या लड़की को ही वो धमकी दे रहा है, इसमें लड़कों के भी बराबर है। अब लड़कों की न्यूड फोटो भेज रहा है बॉस को, फिर बॉस की भी बना दी, तो उसमें क्या हो रहा है, बॉस भी परेशान हो रहा है। तो इसमें क्या है कि किसी भी तरह से दबाव डाला जा सकता है। उसमें लिंक आती है, खासकर एपी की जो फाइल होती हैं वो पूरी करप्टेड फाइल रहती हैं। उसका पहले अपन को बोलते थे कि ओटीपी बताएंगे, तो ओटीपी अब नहीं बताना है। आज गाँव के कोई भी आदमी को बोल दो, बोले नहीं ओटीपी नहीं बताना है किसी को, सबको पता है ओटीपी नहीं बताना है। तो अब ये कैसे हो रहा है फ्रॉड, लिंक के माध्यम से हो रहा है। आपके मोबाइल पे अनजान लिंक आएगी, आप एक्सेस करोगे, आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उसके मोबाइल पे चला जाएगा। उसको जरूरत ही नहीं है ओटीपी की, आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस उसके पास है। अभी शादियों का सीजन आ रहा है, शादियों के सीजन में वो शादी का कार्ड आ जाएगा, दिवाली के सीजन में आपको विशेष आ जाएंगी। तो ये क्या है, आप जैसे ही उस पर लिंक करोगे तो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस संबंधित के पास पहुंच जाएगा। ये अभी एपी के फाइल के माध्यम से होता है, जो साइबर में आपके पास अगर लेक्चर दिया होगा तो उन्हें बताया होगा। तो इस तरह से किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। अनजान लिंक पे किसी को भी क्लिक नहीं करना, अनजान व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना। आप लोग सभी फेसबुक इंस्टा चलाते होंगे, चलाते, सबकी आईडीज होंगे, सभी फोटो डालते होंगे, तो क्या आप अपनी पर्सनल जानकारी दूसरों को दे रहे हैं? क्योंकि उन फोटोज और वीडियोस में आपके घर की डिटेल होगी, ठीक है। कई ऐसे रहते हैं जिसमें लोकेशन भी आ जाती है, आपकी जो फोटो है फोटो से लोकेशन आ जाती है ना। कोई भी आपकी लोकेशन देख रहा है कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपकी फोटो का क्या उपयोग करना है। खासकर लड़कियों को इनसे बचना चाहिए। लड़कियों की जो हमारे पास आती हैं बताती है कि कई तरह के उनके वीडियोस उनको भेजे जाते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता को भेज देंगे, और कई लोग ऐसे होते हैं जो भेज भी देते हैं। जो लड़कियां हैं उनके उल्टे सीधे वीडियोस बना के भेज भी देते हैं माता पिता को। तो कई तरह का वैसा डिस्प्यूट आ जाता है कि लड़कियां अपने माता पिता से प्रताड़ित होने पर डर के उसकी अनचाही डिमांड पूरी कर रही हैं, है ना। तो उससे हमें बचना चाहिए कि अपनी किसी भी लड़की को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपनी फोटोज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो फेसबुक इंस्टा में अनजान व्यक्तियों की लिंक आती है, अनजान व्यक्तियों की दोस्ती आती है, उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ ग्वालियर में उस और तरह के क्राइम जो होते होंगे मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट लड़कियों का मैं बता, बंद हो गया क्या, चल रहा है। लड़कियों को बता रही हूँ कि हमारे पास जो कंप्लेन आती है उसमें ये बताया जाता है कि होटल में हम गए, किसी ने बोला शादी में जाना है, बहकावे में आ गए। तो ये होटल में जाना सेफ नहीं है उनके लिए। जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बताओ कि इस तरह से सेफ नहीं है। आप लोग अगर होटल में किसी काम से जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो बहुत ही अनसेफ है। इसमें आप भी आरोपी बनोगे और लड़की भी बनेगी। और लड़कों के लिए बराबर इवन मैं बताना चाहूंगी कि जो लड़के रहते हैं सोचते हैं कि अरे हम 18 के हो गए, हम 21 के हो गए, हम कोई भी अपराध कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई लड़की दस्तयाब होती है या कोई रिपोर्ट आती है ना, तो लड़कों की जिंदगी ज्यादा बर्बाद होती है। उसमें लड़कियों की 1-2 महीने के अंदर शादी हो जाती है, और लड़कों के साथ क्या होता है, पूरी जिंदगी जेल में निकलती है उनके माता पिता, और वो सिर्फ जमानत ही कराते रह जाते हैं इस कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ से वहां से। तो आपको अपना फोकस पढ़ाई पे ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र अभी सिर्फ पढ़ाई की ही है। बाकी जो आगे की है वो स्टेप बाय स्टेप है। एक डायरेक्ट स्टेप से आप नीचे से एकदम जंप मार के ऊपर जाओगे ना तो चोट ही लगनी है ना। आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे तो बताएंगे हमें। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? नहीं, लॉ बैकग्राउंड के बता रहे थे ना आप लोग। और इनको तो बहुत पूछना चाहिए, बताए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर पीड़िता स्टॉकर को नहीं पहचानती तब आप कैसे एक्शन? अगर पीड़िता स्टॉकर को नहीं पहचानती है तो उसमें 2 तरह से आता है। जैसे कि एक तो बच्चे के साथ वो संपर्क में आ गई और चली गई, ठीक है, तो वो पीड़िता हमें बताती है कि हम कहाँ लेके गए उसको, वो लड़की कहाँ गई। फिर वो अगर किसी दूसरे, जैसे कि अधिकतर महाराष्ट्र, पुणे
और आपका फिरोजाबाद, गाजियाबाद इस तरह की जगह जाती हैं। कहाँ रुके, लड़की को साथ में लेके जाते हैं उसकी निसादेही में, जहाँ से उसको बरामद करते हैं वहाँ के मकान मालिक, यहाँ तक कि आप लोग काफी जानते हो PSTN जो साइबर की मदद रहती है, हम लोग पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट में वहाँ का जो लड़का है अपने आप उसका मोबाइल नंबर भी हमें पता चल जाता है कि ये लड़का है, यहाँ रुका था, इतने समय रुका है, फिर उसको हम कैच कर लेते हैं। आप लोग सभी फेसबुक, इंस्टा पे उल्टे सीधे कमेंट कौन करता है ये बताओ जल्दी, बॉडी शेमिंग के, है ना। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध कोई अपराध ना हो तो हमें वो अपराध करना भी नहीं है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर हमें अपराध से बचना है तो उतना भी जरूरी है कि हमें अपराध करना भी नहीं है। हमें उल्टी सीधे, अगर ये फेसबुक, इंस्टा पे आप उल्टी कमेंट कर रहे हो तो आप किसी के साथ कर रहे हो, तो जब भी उसका डेटा निकाला जाएगा, वो लड़की शिकायत करेगी तो वो अपराध की ही श्रेणी में आता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि धोखे से हो गया। आपके यहाँ भी कई जैसे कि कम्युनल होती हैं चीजें, और कोई जल्दी उसको शेयर कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, बोलता है अरे वो धोखे से हो गया। धोखे से नहीं होता, उसमें आप आरोपी बनोगे, है ना। धोखे से कुछ नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया में हो, आप एकदम खुली प्रोफाइल में हो, और आपके अगर कोई कमेंट होता है, कोई लाइक होता है किसी भी तरह की पोस्ट पे, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आप लोग जो भी कमेंट करो या शेयर करो किसी फाइल को, तो उससे बचना चाहिए आपको, कि आपको किसी कम्युनल चीज में या किसी भी ऐसे अपराध में नहीं पड़ना है जिससे कि आपका भविष्य खराब हो। अभी एक फ्रॉड के स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो आप लोग? इतने बड़े हो नहीं हुए उसका भी बता देती हूँ थोड़ा। क्या होता है, अभी स्टॉक मार्केट बहुत प्रचलन में, अपने माता पिता को बताइए आप। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही शुरू हुआ है ना कि स्टॉक मार्केट में इस शेयर में रेट बढ़ रहे हैं, उस शेयर में रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा रहे हैं उसमें, है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपने कुछ समय पहले लोगों ने वो रिट पिटीशन लगी थी तो बंद हो गई है। एक प्रोफाइल, मतलब वो कॉलर ट्यून बन गई थी, हुई थी, कंटिन्यू चलती थी वो भारत सरकार की तरफ से। वो सब लोग बड़े त्रस्त हो जाते थे कि जल्दी फोन ही नहीं लगता, है ना, चल रही थी ना वो। जब ये सोचो इतने बड़े स्तर पे अगर ऐसी कॉलर ट्यून बनाई जा रही है, तो सोचिए कितना बड़ा अपराध हो रहे हैं उससे संबंध में। तो जैसे स्टॉक मार्केट या साइबर अपराध वाले जो कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है, कई ऐसे फ्रॉड ग्रुप हैं जो बनाए गए, अभी भी चल रहे हैं। उन फ्रॉड ग्रुप में लोगों ने अपने पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिया लाइफ का, उनको पता नहीं, उनको लिंक आई कि हाँ इससे पता चला इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो उन्हें अपने पूरा पैसा लगा दिया। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि उनने अपनी रिटायरमेंट का जो पूरा फंड था उनमें लगा दिया, और बाद में पता चला वो फ्रॉड है, वो कहीं का गाजियाबाद का है, बिहार तरफ का है। तो उनको कुछ नहीं है, 2 लोग जेल में भी हैं, कंटिन्यू ये चलता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो इतने हैबिचुअल हैं इन केसेस में कि जैसे वो जेल से निकलेंगे वो फिर यही काम शुरू कर देंगे। तो अपने माता पिता को बताना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हैं तो उसकी सही जानकारी रखें कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जिन ग्रुप से आप ऐड हो रहे हैं वो ऑथेंटिकल है, उनका प्रॉपर बैकग्राउंड है या नहीं है, उसमें जाना चाहिए। और कोई जी? Good afternoon, ma'am. जी। My name is Jokesh Vanskara. I am a student. मैम, साइबर थ्रेट या हैकिंग की सूचना हमें किस विभाग में देनी चाहिए? साइबर थ्रेट तो देखो हमेशा है। जब भी आप मोबाइल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, थ्रेट तो आपके पास 24 घंटे है। वो आपकी प्रोफाइल है होने का, कुछ भी होने का, उसकी जानकारी कई तरह से जो अभी प्रचलन में है उसमें होता है कि कोई आपके नाम से इलीगल डिमांड भेजता है आपके लोगों के पास, है ना। तब सामने वाला बोलता है अरे मेरी प्रोफाइल हैक हो गई है, मेरी तरफ से वो डिमांड हो रही है, तो उसमें शिकायत आती है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल हैक हो गई है, कुछ हो गई, तो एक वो नंबर है उसमें, साइबर हेल्पलाइन 1930, इस पे तत्काल कॉल करें। ये एक भारत सरकार की पहल है। उसमें क्या है कि तत्काल आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी और इसमें कार्रवाई होगी ही। आप एक आवेदन, यहाँ पे हर जिले में एक साइबर टीम भी चलती है, आप वहां भी आवेदन दे सकते हैं, पर तत्काल आपको वहां सूचना देनी चाहिए। पॉस्को उसके लिए बनाया गया है जिसमें उम्र नाबालिग बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए एक अलग केस बनाया गया है। उसमें क्या है, जो BNS पहले भारतीय दंड संहिता थी तो उसके केसेस थे, बाकी उसमें पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा ही। उसमें कुछ सर्कमटेंस दिए गए हैं कि अगर कोई एक्ट मतलब 376 हुआ है, जैसे रेप हुआ है, और अगर उसमें पॉस्को भी लगा हुआ है तो वो अपने आप चिन्हित प्रकरण हो जाएगा। चिन्हित प्रकरण में होगा तो चिन्हित प्रकरण में यह है कि उसमें मॉनिटरिंग होती है
यहाँ से लेके PHQ तक, कि आपको ना सिर्फ विवेचना खत्म करने तक, इवन जब तक उसको दंड नहीं मिल जाता उसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। तो ऐसे उसमें कुछ ऐसे ऐसे क्लॉज दिए गए हैं जिससे कि आप अगर बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसमें ज्यादा सेंसिटिव होके हमें पुलिसिंग करनी है, ज्यादा सेंसिटिव होके हमें उसमें विवेचना करनी है और उसका पता लगाना है। जैसे कि आपका अभी हमारा अभियान चल रहा है मुस्कान अभियान, है ना, तो उसमें जैसे 363 लगी हुई, अगर कोई लड़की बताती है कि बच्ची दस्तयाब की और बताई कि हमारे साथ गलत हुआ है तो तत्काल वो पॉस्को में आ जाता है। फिर वहां से उसकी मॉनिटरिंग और ज्यादा गंभीर हो जाती है। उसमें BNS की धारा लगती ही है, भारतीय दंड संहिता जो पहले थी अब BNS है, साथ ही उसकी एक अलग धाराएं लगती हैं जिससे कि उसमें गंभीरता बढ़ जाती है, सजा का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। Good afternoon, ma'am. I am Love Singh Rajawat from Britain CSC, and my question is this: if two persons both are in the mutual relationship, and after 2-3 years, the girl said that it was not mutual, and he filed an FIR against the man, तो पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी? Because if अगर एक्शन लेगी तो वो चीज नहीं हुआ है, सोशलाइज पर्सन के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हुआ है, तो पुलिस क्या उस चीज को देखती है? जब दो बालिग बच्चों की बात, आप बालिग की बात कर रहे हैं ना? हाँ। बालिग, Adults. हाँ एडल्ट्स। देखो, जब कोई दो बालिग लोग आपस में दोस्ती रखते हैं, आपस में रिश्ते को बढ़ाते हैं, फिजिकल होते हैं, तो उस रिश्ते को बढ़ाना दोनों की तरफ से म्यूचुअल रहता है, उसमें कोई अपराध नहीं बनता। लेकिन अगर वो लड़की ऐसा बोलती है कि इस लड़के ने मुझे बोला कि मुझे शादी करेगा मेरे से, तो इस वजह से मैं 3 साल इसके साथ रिलेशन में थी, है ना, या लड़के ने बोला कि आपके पिता को मार देंगे, आपके भाई को मैं मार डालूंगा, तब मैं इसके साथ फिजिकल हुई, या इसने मेरे कुछ ऐसे वीडियोस बनाए, मेरे मतलब कोई ड्रिंक मुझे दी जिससे मैं बेहोश हो गई या कुछ हुआ, मेरे ऐसे वीडियोस बना लिए जिससे मुझे लगातार इसके संपर्क में रहना पड़ा। जब मैं नहीं जाती थी तो ये वायरल करने की धमकी देता था, है ना, तो ये अपराध में आ गया। पहले क्या होता था कि शादी का झांसा देकर अगर किया गया है तो वो रेप ही होता था, उसको रेप में करते थे। पर जो BNS है उसमें 69 किया गया है कि अगर शादी का झांसा देके रेप किया जाता है तो उसको अलग कर दिया है, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं उसमें लगभग 50% यही रहती है कि शादी का झांसा देके हमने रिलेशन बनाए और फिर उसके बाद वो बैठ गया कहीं और शादी कर रहा है, तो उसमें पहले रेप होता था, पर अब 69 में वो जाता है सजा का। देखो, आपको भी पता है कि विमेन सेंट्रिक कानून है, अगर लड़की ने बोला है कि उसके साथ गलत हुई है तो मजिस्ट्रेट भी आगे साक्ष्य नहीं ढूंढता, उसके मतलब अन्य सहायक साक्ष्य जरूरी हैं। आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, सहायक साक्ष्य जरूरी है कि आप जाओगे, आपको ये मिलेगा, घटना स्थल मिलेगा, मेडिकल होगा, DNA होगा, सब होगा, वो सहायक साक्ष्य है। बट अगर लड़की बोल रही है कि उसके साथ गलत हुआ है तो कोर्ट मानता है उसको, है ना। अगर कोई लड़की हमारे पास आ रही है और बोल रही है कि हमारे साथ ये हुआ है तो उसको वेरीफाई हम जरूर करते हैं, पर उस लड़की को नहीं झुठला सकते, क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी महिला ने बोला है तो अन्य किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। अगर लड़का ये कहे, जैसे कि जो स्टॉक कर रहा है, वो ये कहे कि मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, तब हम स्टॉकिंग को प्रूव कैसे करें? मैंने पहले ही बोला, विमेन सेंट्रिक कानून है। अगर लड़का बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ दोस्ती तक रखे थे, पर लड़की बता रही है कि वो फिजिकल हुए हैं, वो जगह बता रही है कहाँ हुए हैं, कितने साल से हुए हैं, क्योंकि जब दो लोग बात करते हैं तो दो लोग बात कैसे करेंगे? मोबाइल के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो दोनों की आपको ही पता है कॉल डिटेल्स निकल आएंगे चैटिंग वगैरह बहुत होती है, तो अगर लड़के ने डिलीट भी कर दिया, लड़की ने डिलीट भी कर दिया, सब रिकवर हो जाते हैं। और अगर मैम फिजिकली किया हो कहीं ऐसे रास्ते में जहाँ कैमरेस वगैरह ना हो, तो अगर लड़की ने बोला है कि उसके साथ अपराध हुआ है तो वो अपराध ही माना जाएगा। ये इन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो बनाते हैं लड़के लड़कियां, इसमें बहुत बच्चों को बाद में बहुत कंफ्यूजन रहता है, पहले भी और बाद में भी कंफ्यूजन रहता है। जेल जाते वक्त भी उनको समझ में नहीं आता है कि हमने क्या अपराध कर दिया है, हमें क्यों जेल भेजा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आपके कंटिन्यू करो आपके जो घर वाले हैं, आपके माता पिता है, कभी भी आपको ये अलाउ करेंगे कि आप शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए? बताइए, नहीं करेंगे ना। तो हम ऐसा करते ही क्यों है? फर्स्ट गलती हमारी, ठीक है, लड़कों की गलती, लड़कियों की भी। ऐसा नहीं है कि केस दर्ज होता तो सिर्फ लड़के के साथ ही गलत होता है या वही जेल जा रहा है उसके साथ ही भाई गलत हो गया, लड़की का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो लड़की का पूरा कैरियर और पूरा का पूरा सामाजिक रूप से जो परिप्रेक्ष्य में जो उसके माता पिता की जो इज्जत होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। हम ये चीज देखते हैं। एक भी FIR दर्ज कराने के लिए लड़की कभी भी थाने पर मतलब इजीली नहीं आती है। हम ये सोचे, अगर
दो लड़के लड़कियां हैं, एडल्ट है, रिलेशन बनाए, लड़की अभी रिपोर्ट नहीं कर रही है, करेगी भी नहीं कभी भी। क्या होता है, लड़के फिर उसके पीछे पड़ते हैं, अरे यार ऐसा कंटिन्यू करो। अगर लड़की के घर वाले लड़की की शादी करना चाहते हैं तो लड़का करने नहीं देता है, वो उसको फिर पुराने वीडियोस दिखाता है, ये चीज, तब लड़की थाने आती है। कभी भी म्यूचुअल रिलेशनशिप में कभी भी रिपोर्ट्स नहीं होती हैं जब तक एक तरफ से दबाव ना आए। हो सकता है लड़का शादी करना चाहता हो तो लड़कियां आती हैं, भाई इसने मुझसे शादी के लिए कहा था, इतने समय से साथ रहा, अब ये नहीं कर रहा है, गलत है ना वो? क्या लगता है आप लोगों को? अगर आपकी कुछ कमिटमेंट हुई है तो आपको फुलफिल करना चाहिए ना। अब अपने फैमिली से लड़ जाओ लेकिन शादी करो उससे, कभी कंप्लेन नहीं करेगी आपकी, है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, भाई हम तो साथ में थे, इसने क्यों कर दिया हमारे साथ। तो ये जो कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा आपकी एज में होता है जो आप लोग बैठे हैं, और पीछे कुछ लड़के हंस भी रहे हैं, देख रही हूँ। तो अगर मेक श्योर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो कृपया करके आप वो डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपनी जो दोस्ती है ना उसका एक दायरा मेंटेन करिए। अगर आप दायरा मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत जल्द दोनों में से कोई एक थाने पहुंच सकता है। लड़के किले पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं मैं कूद रहा हूँ, शादी इसकी हो रही है, कईयों हमारे पास आते हैं। और मेरा थाना ऐसा है, इतना विवादित थाना है कि मुझे टाइप्स ऑफ मतलब इतने वैरायटी के केसेस आते हैं कि मैं डील करना मुश्किल हो जाते हैं। दूसरी बात, लड़कियां जो हैं ये अपनी खुद की मतलब, और ये हमने जो म्यूचुअल रिलेशनशिप की जो हम बात करें तो उसमें 90% लड़कियों की गलती होती है। क्यों? क्योंकि आप ही उनको अपनी प्राइवेसी को इतना हक देते हैं कि आपकी प्राइवेसी वो भंग करते हैं, है ना। आप मोबाइल पे आप ही शायद कुछ वीडियोस बना के उनको दे रहे हैं या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो सामने वाला उसकी वीडियो नहीं बना रहा, इसकी क्या गारंटी है? फिर आप बोलेंगे भाई भरोसा है, तो भरोसे जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। ये आप अगर अभी क्लियर कर लेंगे ना तो आगे आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप अगर बोल रहे हैं मैंने इस पे आंख बंद करके भरोसा किया तो आपकी गलती है, आपको नहीं करना है। और सबसे ज्यादा केसेस ये हो रहा है, आप लोग को अच्छा लगता है जब आप होटल्स में जा रहे हो घर वालों से बिना पूछे, आपको बहुत अच्छा लगता है, शायद आपकी रिलेशनशिप 6 महीने चल जाए, शायद साल भर या 3 साल चल जाए, लेकिन जैसे ही फैमिली प्रेशर आता है, दबाव आता है, भाई शादी करना है, तब लड़की की अगर बात खुलती है कि भाई ऐसा ऐसा है, उसके माता पिता की क्या हालत होती होगी, है ना। और लड़की, आप ये सोचो केस एक दर्ज करा दिया है, उसके बाद वो केस की हियरिंग शुरू होती है 6 महीने बाद, और उसके बाद वो केस चलता है 8 से 10 साल। और जब वो लड़की उसके माता पिता ने शादी करा दी है, अब वो ससुराल से जब तारीखें करने जाती है तब आप सोचो क्या होता होगा, उसको घर वाले कितना सुनाएंगे। और वो फिर अपने पति की कंप्लेन लेके आती है, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी, पुराने रिलेशंस को लेके। तो अगर हम अभी बच्चों की बात करें तो आपके घर में छोटे छोटे आपके भाई बहन निश्चित तौर पर होंगे, तो उनको तो आपको यही समझाना है कि किसी पे भरोसा नहीं करना है ना, अपने घर वालों को शक्ल देख के, और पास के करीबी रिश्तेदारों पे भी नहीं करना है। अगर आपके यहाँ कोई 8-10 साल के बाद कोई रिश्तेदार आया है, कोई बूढ़े चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ, और वो आपको लेके जा रहे हैं कि भाई हम उसको घुमा के ला रहे हैं, तो आपको उनपे भी भरोसा नहीं करना है। आपके माँ बाप एक बार कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें बंधे हैं रिश्तों में, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। आप तो होशियार, हम समझते हैं कि आपका दिमाग खुला हुआ है कि हमारे भाई के साथ ये क्या कर सकता है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और रही बात लड़के लड़कियों की, तो आप लोग को एक मेंटेन करना है दायरा हमारी दोस्ती का। जैसे ही आप लोग कुछ पढ़ लिख कर कहीं पर आप अच्छी तरीके से जॉब पा लेंगे, उसके बाद आपके घर वाले खुद ये कहेंगे भाई आपकी मर्जी, आपको करना हो आप इससे शादी कर सकते हैं, बिल्कुल दबाव नहीं बनाएंगे आप पे। अब आपका समाज और पहले के समाज में बहुत अंतर था। तो ये आपको क्लियर हुआ ना इसका, म्यूचुअल वाले का क्या प्रॉब्लम है। लड़कियों की गलती होती है क्या? लड़कों की, है ना। कोई इनोसेंट नहीं होता है। फिर किले पे मत चढ़ना कोई भी आप। और बताइए क्वेश्चन। और मोबाइल पे अपनी प्राइवेसी कभी भी भंग नहीं करना है, किसी को वीडियोस बना के नहीं देना है। अगर एक बार डरोगे 10 बार डरना पड़ेगा, एक बार डिनाई कर दोगे 10 बार की फुर्सत, ठीक है। अगर किसी के खिलाफ केस ही दर्ज कराना है ना, तो अपना लॉस ना हो, पहले ही केस दर्ज करा दो। जब आप 10 टाइम्स प्रताड़ित होने के बाद केस दर्ज कराएंगे तो क्या मतलब। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। और हमारा उद्देश्य यही है, सर का भी, आपके सर यहाँ बैठे इतनी देर सर ने सुनी है, वो बहुत मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से जाके आप 4 लोगों को और बताओ, और जो भी आपके अंदर अभी और भी क्वेश्चन होंगे
तो उन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा दिमाग चलाएं, क्या सही है क्या नहीं, है ना। और लॉ के स्टूडेंट है तो भली बात ये जानते हैं किस तरीके का लॉ बना है हमारे देश में और किस तरीके से क्रियान्वित होता है। थैंक यू। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज इस सेशन का क्या महत्व है आपके लिए। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि जो माता पिता कहते हैं उनके कहने के पीछे उनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तब वो कोई चीज कहते हैं। और इस चीज को आप तब समझेंगे जब आप खुद माता पिता बनेंगे कि हमारे मम्मी ने अगर वहां जाने के लिए मना किया था तो क्या उसके रीजन थे, पापा ने अगर मना किया है तो उसके क्या रीजन थे, क्योंकि तब आपके पास वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल सही कहा जाता है कि जो बड़े लोग कहते हैं उसको सुने, उनको माने और आगे बढ़े, तो ये क्राइम बहुत कम हो जाएंगे। जैसे ही हम 18 साल के होते हैं हम सोचते हैं यस अब तो हम एडल्ट हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया, अब तो हमें उनकी बात भी अच्छी नहीं लगती है। ये प्रैक्टिकल है, माता पिता की बात आपको अच्छी नहीं लगती। अगर दादा दादी कुछ कह दें तो वो दुश्मन, क्योंकि दादा दादी के पास और बड़ा एक्सपीरियंस है। वो चीजें सोच लेते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन इतना ही है मैम। अच्छा, तो आपको एक अच्छा वॉलेंटियर बनना है, अपने आस पड़ोस भाई बहन सबको समझाना है कि किस किस तरह से क्राइम होता है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उसको पोस्को एक्ट को लेके। अगर आप आईपीसी बेटे बात करोगे, छोटा सा बात है, तो वहां कंसेंट मैटर करती है अगर बच्चा 18 साल से ऊपर है। लेकिन अगर एज कम है, जहां पोस्को एक्ट लगेगा, कंसेंट मैटर ही नहीं करती है। अगर लड़की की एज कम है, लड़की कहे कि यस मैंने अपनी सहमति के साथ इसके साथ रही हूं, नथिंग, आप पे केस लगेगा, पोस्को एक्ट लगेगा। कंसेंट बहुत बड़ा मैटर करती है। तो आप सभी एक अच्छा वॉलेंटियर बनेंगे। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मिश्रा सर को बुलाऊंगा कि सर 1 मिनट के लिए वोट ऑफ थैंक्स करें। इतना अच्छा है उद्बोधन आज रहा है और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू वी नारायण जी, ये बहुत ही इनलाइटिंग सेशन था। दोनों शिखा मैम और भदौरिया मैम जो है वो अपने डे एंड नाइट इसी तरीके के जो अपराध हो रहे हैं उनको वो हैंडल करती हैं, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो घटनाएं और जिस तरह से एविडेंस बताए हैं वो मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है आपको अपनी लाइफ को और अच्छे, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना है कि मैं एक बहुत आगे राइज करूं, अपना एक अच्छा कैरियर बनाऊं, एक अच्छी फैमिली बनाऊं और एक अच्छा सम्मान समाज में मुझे मिले। तो उसके लिए ये जो एज है जो जिसको टीनेज अपन इसको जैन जी के नाम से जानते हैं आजकल, ये जैन जी जो है ये एज बहुत ही क्रिटिकल एज होती है अपनी लाइफ में, और इससे हम लोग भी निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है जो आप थे, हम भी अपने समय में जैन जी में ही थे, लेकिन आज हम यहाँ पहुंच गए हैं तो हमें बड़ा फक्र है कि हमारे कैरियर में और हमारे जीवन में कोई भी ऐसा ब्लॉट नहीं लगा, कोई भी ऐसा कलंक नहीं लगा जिसमें कि हमारे बच्चे हमको ये कहें कि नहीं आप लोगों ने ये गलत किया था। तो इसका आज हमें महसूस होता है कि हमें बड़ा सम्मान महसूस होता है कि हमने अपने बच्चों को सही दिशा दिया, सही तालीम दी, सही सलाह दी। हमारे बच्चे भी आप जैसे ही थे, वो भी बीच में लोगों के अपने फ्रेंड्स सर्किल में थोड़ा बहक जाते थे, लेकिन इस एज में जो रोल मैंने देखा है माँ का होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग नौकरी में थे, हम लोग हमेशा बाहर रहते थे, लेकिन मदर जो है वो 24 घंटे उनके साथ रहती थी। ग्रैंड मदर भी साथ में रहती हैं कई जगह। उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है और उनकी जो सीख होती है उस समय, वो बच्चों को हमेशा माननी चाहिए। और जो कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत रास्ते में जाए, तो जो सीख है वो गलत रास्ते में न जाने के लिए होती है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं कहेगा कि तुम नहीं ये जाके चोरी करो, ये करो, वो करो, ऐसा बहुत कम होते हैं माँ बाप। तो उनको आपको देखना है, आपका कैरियर, आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर हम सभी लोग जागरूक हो जाएंगे इस माध्यम से, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है,
क्योंकि ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैन जी जो है अपने को बहुत स्वतंत्र समझ रहा है। जैन जी इतना स्वतंत्र हो गया है कि आप देखेंगे कि बड़े बड़ी कंट्रीज के सरकारी पलट रहे हैं जैन जी। ये जैन जी अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये तो देश का और क्या भविष्य सबका खराब हो जाएगा। एक तरफ एनवायरनमेंट हमें मार रहा है, दूसरी तरफ जैन जी अगर हमें मार देगा तो फिर क्या होगा भविष्य का? 50 साल बाद कोई नहीं रहेगा। तो अगर आपको अपना भविष्य देखना है, सुनहरा भविष्य देखना है, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये सब क्षणिक सुखों के लिए और क्षणिक समय के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे आपका ना कैरियर बनता है, ना आपका चरित्र बनता है, ना ही आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। तो ये चीजें जो है आज जो सेशन किया है ये बहुत ही, मैडम थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ विक्रांत यूनिवर्सिटी। आप लोग यहाँ आए और आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छा सलाह दी। और अगर कोई बच्चा अगर हॉल के बाहर भी अगर मैडम से कोई सलाह लेना चाहता है तो मैडम महिला थाना की इंचार्ज हैं और आप डीएसपी हैं, सबके नंबर्स ओपन है, आप कभी भी इनसे सलाह ले सकते हैं। और थैंक यू सर, राठौर साहब को भी धन्यवाद, चांसलर सर को, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया। क्योंकि ये हमेशा इनका मैंने ये देखा है कि ये इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि बच्चों को कैसे करेज डेवलप किया जाए, बच्चों में कैसे सुरक्षित किया जाए, सेफ्टी कैसे प्रदान की जाए, कैसे ज्ञानवर्धक बनाया जाए, इन सब प्रोग्रामों को ये हमेशा खुले दिल से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन देते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे संस्थान में है जहाँ उनका, जैसे उन्होंने बोला भी कि उनका उद्देश्य है कि यहाँ का बच्चा जो है भविष्य में वो काम करे जो कोई नहीं सोच सकता, जो कि सोच से बाहर है। ऐसे काम करेंगे तो आपका और आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। तो एक अच्छे भारतीय नागरिक बनिए। और मैं सभी को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत पेशेंटली इस सेशन को सुना और निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को यहाँ से ज्यादा उज्जवल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि 17 साल 18 साल के इस पूरे कार्यकाल में विक्रांत विश्वविद्यालय अपने आप को, बच्चियों को स्पेशली बहुत सुरक्षित रखे हुए, कोई शिकायत आज तक नहीं आई और ना ही आएगी। अभी